नमस्कार, आप देख रहे हैं HN24/7 और मैं हूं आपके साथ ऋषि भाटिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तराखंड से आई कुछ खास खबरों के साथ। केदारनाथ धाम के दर्शनों को लेकर देश विदेश से पहुंच रहे श्रद्धालुओं की यात्रा का अनुभव सुखद और सुगम रहे, इसके लिए शासन प्रशासन लगातार नए प्रयास कर रहा है। इसी क्रम में जिलाधिकारी सौरभ गहरवाड़ के निर्देशों पर परिवहन विभाग ने महिला और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू कर दी है, जिसके तहत महिला और बुजुर्गों के लिए 25 वाहन आरक्षित किए गए हैं। वहीं साहसिक संभागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग कुलवंत सिंह चौहान ने बताया कि इस वर्ष भी श्री केदारनाथ धाम यात्रा में शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत हैं। इन्हीं गाड़ियों में श्रद्धालु सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचते हैं और इसमें से 25 गाड़ियां महिलाओं और बुजुर्ग के लिए सुरक्षित की गई है और पहले चरण में 25 वाहन ही इसके लिए लाए गए हैं। अगर प्रयोग सफल रहता है तो अधिक गाड़ियों की आवश्यकता महसूस हुई तो गाड़ियों की संख्या और भी ज्यादा बढ़ाई जा सकती है। 14 से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड हेतु जिला प्रशासन द्वारा एक शटल सेवा का संचालन किया जा रहा है, जिनमें की मैक्सिकैब वाहनों का प्रयोग किया जाता है। इस वर्ष भी गौरीकुंड से सोनप्रयाग हेतु शटल सेवा संचालित की जा रही है, जिसमें 225 वाहन इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इनमें से 25 वाहनों को महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु विशेष वाहन के रूप में आरक्षित किया गया है तथा अलग से ही एक विशेष सेवा महिलाओं एवं बुजुर्गों हेतु संचालित की जा रही है, जिसके माध्यम से एक समय में 200 बुजुर्गों एवं महिलाओं को लाया ले जाया जा सकता है। 14 से ही सोनप्रयाग से गौरीकुंड हेतु तो जिस प्रकार से यहाँ पर चारधाम यात्रा को और भी ज्यादा सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाने के लिए लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, लेकिन महिला और बुजुर्गों के लिए अब इस चारधाम यात्रा में विशेष सेवा शुरू कर दी गई है। परिवहन विभाग ने 25 वाहनों को आरक्षित किया है। महिला और बुजुर्गों के लिए शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत की गई हैं। आवश्यकता होने पर गाड़ियों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि पड़ोसी यहाँ पर राज्यों से गाड़ियां मंगवाई जाएंगी और अगर आवश्यकता बढ़े तो इस पर लागू किया जाएगा। लेकिन परिवहन विभाग के पास फिलहाल यहाँ पर पूरी व्यवस्था तैयार है और इसी को देखते हुए महिला और बुजुर्गों के लिए कई ऐसी गाड़ियां हैं जिनको आरक्षित किया गया है। पहले चरण में 25 वाहन ही इसके लिए लाए गए थे और अगर प्रयोग सफल रहता है तो अधिक गाड़ियों की आवश्यकता महसूस हुई तो गाड़ियों की संख्या को और भी ज्यादा बढ़ा दिया जाएगा। इसको लेकर अब लगातार समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, क्योंकि यात्रियों की संख्या में देखने को मिल रहा है कि इजाफा हो रहा है। महिलाओं और बुजुर्गों के लिए इसीलिए 25 वाहनों को आरक्षित किया गया है। अब साहसिक बता दें, संभागीय परिवहन अधिकारी रुद्रप्रयाग कुलवंत सिंह चौहान ने इस बात की जानकारी साझा की कि इस साल केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम में शटल सेवा के लिए 225 गाड़ियां पंजीकृत हुई हैं और इसी को देखते हुए केदारनाथ धाम में 225 गाड़ियां पंजीकृत हैं और इन्हीं गाड़ियों में श्रद्धालु सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक पहुंचते हैं। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ योगेश आर्य हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, देखने को मिल रहा है कि यात्रियों की सुविधाओं के लिए केदारनाथ धाम में एक नया प्लान तैयार किया गया है। समीक्षा बैठकों का दौर जारी है, वो नया प्लान क्या है? देखिए, बिल्कुल निश्चित जिस तरह देखा जाए कि देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालुओं की यात्रा को जो है सुखद और सुगम बनाने के लिए प्रशासन लगातार नए नए प्रयास करता हुआ नजर आ रहा है और इसी के चलते परिवहन विभाग ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए विशेष सेवा शुरू की है, जिसमें लगभग 25 वाहन आरक्षित किए हैं जो महिला और बुजुर्गों के लिए रहेंगे। क्योंकि जिस तरह देखा जाए कि शटल सेवा शुरू की गई थी उसमें 225 गाड़ियां पंजीकृत की गई है। इसके साथ ही जो है सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचने के लिए, लेकिन इसमें से 25 गाड़ियां ऐसी है जिन पर स्टिकर साफ तौर पर लगाया गया है और उसमें ये कहा गया है कि जो है 25 गाड़ियां जो महिला और बुजुर्गों के लिए आरक्षित रहेंगी। प्रति गाड़ी में औसतन अगर बात करें सवारियों की तो 10 सवारी की यात्रा कर सकती हैं। इसके साथ ही अलग जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है उसमें ये माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में जो जिस तरह से पहले चरण में 25 वाहनों को रखा गया है, आने वाले वक्त में अगर ये सफल होता है तो अधिक गाड़ियों की आवश्यकता महसूस होगी, तो गाड़ियों की संख्या बढ़ाई जाएगी और अपने पास अगर गाड़ी राज्य में अगर नहीं होती है तो बाहर से मंगाई जा सकती है। हालांकि कहा जा रहा है कि गाड़ी पर्याप्त है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन गाड़ी अन्य राज्यों से भी मंगाई जा सकती है, क्योंकि ये बेहतर व्यवस्था देना आने वाले तीर्थ यात्रियों को ये सरकार की जिम्मेदारी है और सरकार के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो लगातार इस पर कार्य करते नजर आ रहे हैं।
बिल्कुल, शटल सेवा से भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि चारधाम यात्रा में देखने को मिल रहा है रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया जारी है और श्रद्धालुओं की संख्या में यहाँ पर इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर बैकअप प्लान क्या कुछ है सरकार के पास? देखिए बिल्कुल, जिस तरह से 25 गाड़ियां महिला और बुजुर्गों के लिए अलग से आरक्षित की है और 225 गाड़ियां शटल सेवा में लगाई गई हैं और ऐसे में आने वाले वक्त में जो है जिस तरह से लगातार संख्या में इजाफा हो रहा है, तो ऐसे में आने वाले इसको लेकर के प्लान तैयार किया जा रहा है कि अगर ऐसे में संख्या में इजाफा होता है तो गाड़ियों की संख्या में भी इजाफा किया जाएगा और इसके साथ ही जो अलग से महिलाओं और बुजुर्गों के लिए आरक्षित की गई गाड़ियां हैं उनमें भी इजाफा किया जाएगा, उनमें भी संख्या बढ़ाई जाएगी। और फिलहाल जिस तरह से 25 गाड़ियों को रखा गया है तो इसकी अच्छे रिस्पॉन्स आने शुरू हो गए हैं और इसी के चलते आगामी जो है प्लान भी तैयार जो है वो किया जा रहा है। ठीक है योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबर पर नजर बनाए रखिएगा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में हेलीकॉप्टर के दुर्घटनाग्रस्त होने के मामले पर एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल ने इसे पाकिस्तान की तरफ से किए जा रहे हमले से जोड़ दिया है, जिसे लेकर भाजपा विधायक खजान दास का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि ये एक दुखद विषय है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता, कहीं ना कहीं वो छेड़खानी जरूर करता रहता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने कहा है कि पहले हम छेड़ते नहीं हैं और ऐसे में आकर कोई हमें छेड़ने की कोशिश करता है तो हम उसको छोड़ते नहीं हैं, इसलिए ईंट का जवाब पत्थर से दिया जा रहा है। ये बड़ा दुखद विषय है। पाकिस्तान अपने ऐसी हरकतों से बाज नहीं आता है, कहीं ना कहीं वो छेड़खानी करते रहता है। परंतु जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम पहले किसी को छेड़ेंगे नहीं और जो छेड़ेगा उसको छोड़ेंगे नहीं, इसलिए ये जो चल रहा है इस समय, अभी ईंट का जवाब पत्थर से हम उनको दे रहे हैं। और हमारे लिए, भारत के लिए पाकिस्तान की अगर हम बात करते हैं तो नाश्ते के बराबर भी नहीं है। अब अपने आप में हमारी फौजी भाई आ गए हैं और जिस प्रकार का आक्रोश देश के अंदर है और जिस प्रकार से एक अभियान के तहत हम लोगों ने किसी को गलत नहीं मारा, हमने उनको मारा जिन्होंने हमको मारा, और इसी प्रक्रिया को और आगे बढ़ाएंगे। उत्तराखंड में देहरादून से शुरू करने वाली संविधान बचाओ रैली को कांग्रेस ने आगे बढ़ाते हुए विधानसभा वार इस अभियान को चलाया है। वहीं बीजेपी नेता मथुरा जोशी ने कहा कि संविधान के साथ सबसे अधिक छेड़छाड़ कांग्रेस के जमाने में हुई। हम यही चाह रहे थे, आना घर पे आना। जी आएंगे। संविधान की मूल भावना से छेड़छाड़ हुई तो कांग्रेस के जमाने में हुई। वो कुछ भी कर लें, देखिए उत्तराखंड की जनता का भरोसा कांग्रेस खो चुकी है, कांग्रेस अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है और उत्तराखंड की जनता का कांग्रेस नेतृत्व में और कांग्रेस पर कोई भरोसा, किसी का नाम लेकर कोई फायदा नहीं है। लेकिन एक लब्बो-लबाब पूरी बात आप समझ लें, 52 से लेकर 51 से लेकर 2014 तक कितनी बार संविधान संशोधन हुए हैं और संविधान की भावनाओं से छेड़छाड़ की गई है, ये कांग्रेस के कार्यकाल में। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा के चलते बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में काफी उत्साहित यात्रियों में यहां पर उनके बीच उत्साह देखने को मिल रहा है। तो वहीं पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारतीय सेना ने घुसकर 9 आतंकी ठिकानों को ऑपरेशन सिंदूर के चलते नष्ट कर दिया है और कई आतंकी हमले में इसमें आतंकी मारे भी गए हैं, जिसको देखते हुए उत्तराखंड में सुरक्षा को और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। वहीं इन दिनों उत्तराखंड में टूरिस्ट सीजन भी शुरू हो चुका है, लेकिन बाहर से आने वाले टूरिस्ट भी होटलों के बुकिंग कैंसिल करा रही है, जिससे होटल व्यापारियों पर भी इसका बड़ा प्रभाव पड़ रहा है। इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी का कहना है कि उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है और साथ ही सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी सरकार की ओर से किए गए हैं। उन्होंने उत्तराखंड आने वाले टूरिस्ट से अपील की है कि वो अपनी बुकिंग कैंसिल ना कराएं। देखिए, चारधाम यात्रा में जो है लाखों की संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं और लगातार चार धामों के उनको दर्शन पुण्य लाभ मिल रहा है। और जहां तक जो होटलों की बात आप कह रहे हैं, देखिए सभी श्रद्धालुओं से और जितने भी जो टूरिस्ट हैं जो उत्तराखंड को विजिट करते हैं, उन सभी से यही आग्रह है कि उत्तराखंड बिल्कुल सेफ है और उत्तराखंड में हमारी सरकार ने हर एक सुरक्षा के इंतजाम जो हैं वो बिल्कुल पुख्ता किए हुए हैं। साथ में ही आप
आप किसी भी तरीके से जो है अपने मन में कोई भी ऐसा भाव मत लाइए। उत्तराखंड आइए, विजिट कीजिए, आपकी सुरक्षा हमारी सुरक्षा है, हमारी गारंटी है। और सरकार जब किसी चीज की गारंटी देती है तो उसको पूरा करती है। और उत्तराखंड में लगातार आप देख रहे हैं कि एक एक दिन में कितने श्रद्धालु जो हैं एक एक धाम में दर्शन कर रहे हैं। तो बिल्कुल भी किसी भी मैं कहूंगी कि जो र्यूमर्स हैं उसमें ना आए, अपनी बुकिंग जो है वो ना कैंसिल करवाएं। हमारी सरकार की सभी जगह पे सुरक्षा संबंधी सभी व्यवस्थाएं हैं और आपसे हमारा यही रिक्वेस्ट है कि परिवार सहित अगर विजिट करना है उत्तराखंड को तो भी, क्योंकि इस सीजन में जो है बहुत सारे हमारे ऐसे नेटवर्क हैं, ऐसे सर्किट हैं जहाँ पे लगातार टूरिस्ट आते हैं। आप सभी का स्वागत है और हम पूरी गारंटी के साथ सरकार आपको अश्योर कर रही है उत्तराखंड में आज तो क्या पहले भी कभी भी कैसी भी स्थिति हो, उत्तराखंड में हमेशा सुरक्षा जो है वो अपने श्रद्धालुओं के लिए, अपने टूरिस्ट के लिए सरकार ने मुहैया की। बद्रीनाथ धाम में ऑपरेशन सिंदूर के लिए भगवान भद्र विशाल की विशेष पूजा अर्चना और हवन किया गया है। आपको बता दें कि पूरे देश भारतीय सेना के जज्बे को सलाम कर रहा है और वहीं सेना के जवानों की सलामती के लिए बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम समेत देश के सभी मठ मंदिरों में प्रार्थनाएं की जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ नीरज कंडारी हमारे संवाददाता सीधे फोन लाइन के जरिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीरज, देखिए, एक तरफ भारत पाकिस्तान का युद्ध छिड़ चुका है, तनावपूर्ण स्थिति है, लेकिन दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि भारतीय सेना को सलाम करते हुए, उनके जज्बे को याद करते हुए यहाँ पर हवन और पूजा अर्चना की जा रही है। बद्र विशाल में भी इसी प्रकार की दृश्य देखने को मिल रहे हैं जहां पर भारतीय सेना को यहाँ पर नमन किया जा रहा है और साथ ही साथ उनको सलाम किया जा रहा है। तो क्या कुछ चल रहा है इस वक्त? जी निश्चित, देखिए जिस तरह से भारत पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण माहौल बना हुआ है, वहीं जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए केदारनाथ धाम में भी कल रुद्राभिषेक यहाँ पे किया गया है। वहीं बद्रीनाथ धाम में आज पूरे बद्रीपुरी में जो हमारा ऑपरेशन सिंदूर है उसके लिए और जो आर्मी के जवान हैं उनके लिए यहाँ पे भगवान बद्री विशाल के धाम में पूजा अर्चना यहाँ पे हो रही है, यज्ञ यहाँ पे हो रही है। तमाम चाहे देश विदेश और देश को लेकर पूरे राज्य के जितने भी मठ मंदिर हैं उनमें तमाम पूजाएं यहाँ पे की जा रही है। ठीक है नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जो लौटेंगे आप देखते रहिए एशियन 24/7। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। खबरों का रुख करेंगे देहरादून के कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सविन बंसल की अध्यक्षता में राजधानी में मलिन बस्तियों के विस्थापन को लेकर महत्वपूर्ण बैठक की गई, जिसमें तमाम संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। बैठक की जानकारी देते हुए डीएम सविन बंसल ने यहां पर बताया है कि सीएम का विजन है कि मलिन बस्तियों में रहने वालों को बेहतर जीवन जीने का अधिकार है, उन्हें सभी मूलभूत सुविधाएं मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा है कि जो लोग वहां पर कोई मजबूरी से रह रहे हैं उनको भी बचना है, तो ऐसे में पर्यावरण को भी हमें बचाना है। हमारी राज्य सरकार का, ऑनरेबल सीएम का ये जन भाव है और स्पिरिट है कि हमारे जितने भी स्लम एरियाज हैं, स्लम डिवेलर्स हैं, उनको एक डिग्निफाइड लाइफ जीने का मौलिक अधिकार है। तो जो ऐसी कंडीशंस में जहाँ पर भी स्थित हैं वो किसी न किसी मजबूरी के चलते वहाँ पर रेसिडेंट हैं, तो ये दायित्व है कि पर्यावरण को भी बचाना है। और जो हमारे रिवर बेड्स हैं जहाँ पे अपेरेंटली अगर पॉल्यूशन हो रहा है, उनका फ्लो ऑब्स्ट्रक्ट हो रहा है, तो उनको भी कंजर्व करना है। और साथ ही साथ जो ह्यूमन लाइफ है इन स्लम एरियाज, उसको एक डिग्निफाइड लिविंग देनी है। इसमें हमारे जो कंसर्न्ड स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं, नगर निगम, एमडीडीए, इरिगेशन, इन सबको हमें एक प्लेटफॉर्म पर लाकर एक ऐसा प्लान तैयार करना पड़ेगा कि जब हम इनको यहाँ से डिस्प्लेस करें तो रिहेबिलिटेशन प्लान भी हमारा।
भारत पाकिस्तान के बीच चल रहे युद्ध के चलते हर कोई भारतीय सेना का मनोबल बढ़ाने में लगा है। ऐसे में रंगियाली यूथ क्लब लोहाघाट के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्र के युवाओं की ओर से बढ़ चढ़कर रक्तदान किया गया और रक्तदान को लेकर युवाओं में काफी जोश नजर आया। वह युवाओं का कहना है कि रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं होता, रक्तदान से हम कई लोगों की जान बचा सकते हैं। और आजकल भारत और पाक के बीच युद्ध चल रहा है। इस विषम परिस्थिति में हमारी भारतीय सेना के जवानों को रक्त की कभी भी जरूरत पड़ सकती है। इसी उद्देश्य से आज रंगियाली यूथ क्लब के नेतृत्व में ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मेरा नमस्कार, मैं प्रियंका। आज हमने रंगियाली यूथ क्लब जो कि अलग अलग सामाजिक कार्यों में लगा हुआ है और इसमें से हमारा एक रक्तदान शिविर रखा था। आज हमने इसका हमारा पहला उद्देश्य ये था कि कभी भी किसी भी समय किसी को भी अगर रक्त की आवश्यकता पड़ती है तो हम उनके लिए तैयार हैं और हम शिविर लगाने के लिए तैयार हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारे देश में आज भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, तो वहाँ भी जो हमारे जवान हैं उनको भी बहुत आवश्यकता है, तो उसी को देखते हुए हमने शिविर का आयोजन किया। मैं युवाओं से अपील करना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक संख्या में हमारे साथ जुड़ें और हमारा सहयोग करें। सर, हम पहले से ही जो हमारा ग्रुप है रंगियाली यूथ क्लब सामाजिक कार्यों के लिए हमेशा आगे रहा है। इससे पहले भी हमने एक ब्लड डोनेशन कैंप लगाया था जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था। वो पहला ब्लड डोनेशन कैंप था इस एरिया का। हमने इस बार दोबारा जो करंट सिचुएशन है देश की उसको देखते हुए ये ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है और इसमें सभी लोगों का बहुत सहयोग मिल रहा है। जो यहाँ के युवा हैं उनका बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ के सहयोग मिल रहा है और जो हॉस्पिटल स्टाफ है चंपावत से पूरा स्टाफ आया हुआ है और इन सभी का हमको सहयोग मिल रहा है। हम बहुत खुश हैं कि हम जो रक्तदान महादान कहा जाता है आज हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7। नमस्कार।